ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो फिर से करंट अफेयर्स पहले देख लीजिए और कुछ होमवर्क लिख लीजिए करंट अफेयर्स का, फिर हम लोग बात करेंगे। तो पहला, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल नया विश्व का वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य, पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल एकदम चेंज हो रहा है। पहले का पॉलिटिकल सिनेरियो दूसरा था, अभी दूसरा है। पहले भी चर्चा की हमने, ग्लोबलाइजेशन से लेकर के तमाम रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, और वो वर्तमान में ऐसा है कि हम लोग खुद अभी गुट निरपेक्षता जैसे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रखा था और दो पक्ष हुआ करते थे, एक रशिया का और एक अमेरिका का, दोनों के साथ नहीं जाने का फैसला लिया और बिल्कुल अलग बने रहने का फैसला लिया, न्यूट्रल बने रहना, दोनों से अलग न्यूट्रल। तो वर्तमान में भी यदि आप देखें तो न हम पूरी तरह से रशिया के साथ दिखाई पड़ते हैं, न ही यूक्रेन के साथ दिखाई पड़ते हैं, ना पूरी तरह से अमेरिका के साथ दिखाई पड़ते हैं, ना पूरी तरह से चीन के साथ दिखाई पड़ते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अब जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो सब बदल से गए हैं, पहले जैसा रहा नहीं। अब हमेशा बदलते रहने भी चाहिए और बदलते रहे, पहले भी बदलते रहे, ऐसा नहीं कि पहली बार ही बदले हैं, लेकिन क्लियर नहीं है विचारधारा के आधार पर हम यूक्रेन के साथ हैं या रशिया के साथ हैं। तो इकोनॉमिकली तो हम अभी भी तेल खरीदते जा रहे हैं। रशिया को कमज़ोर करने की इच्छा थी यूरोपियन यूनियन की और अमेरिका की, कि रशिया की कमर टूट जाए, उसको कहीं से सहयोग ना मिले, वो अलग थलग हो जाए। बट भारत ने तो तेल भी खरीदा और उसको रुपया भी दिया, और उसको जब आप रुपया देते हो और रुपए के बदले में तेल खरीदते हो, डॉलर के बदले में नहीं, रुपए के बदले में, इंडियन रुपी, तो इंडियन रुपी वो लेता ही क्यों है? इसीलिए लेता है कि ताकि इंडिया से कुछ भी खरीद सके, तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है। तो हम पर्सनल फायदा देख रहे हैं, बट आइडियोलॉजिकली हम अमेरिका के साथ हैं और यूरोपियंस के साथ हैं या डेमोक्रेसी के साथ हैं। तो जेलेंस्की तो डेमोक्रेसी मांग रहा है क्योंकि वो चुना हुआ राष्ट्रपति है, और रशिया ने तो आक्रमण किया है। तो क्या हम आक्रमण करने वाले देश के साथ हैं? है ना दुविधा। तो हम डेमोक्रेसी के साथ हैं या आक्रमण करने वाले के साथ हैं? क्योंकि आक्रमण करने वाले को तो हम मजबूत कर रहे हैं। युद्ध की बुराई जरूर कर रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन जो युद्ध कर रहा है उसको तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसको तो पैसे से ताकत दे रहे हैं। इसलिए ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें कंफ्यूजन है, भयंकर कंफ्यूजन है। पिछले महीने किशिदा आए थे राष्ट्रपति जापान के, तो इंडो जापान रिलेशनशिप पे शॉर्ट नोट लिखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो जापान के साथ हमारी रिलेशनशिप बहुत पुरानी है, बुद्धिज़्म से 2000 साल पुरानी है, अशोक के समय से, जब जापान में बौद्ध धर्म गया था। तो अभी का रिलेशन नहीं है जापान से, बुद्धिज़्म से, अशोक के समय से। तो 2000 साल पुरानी जो बुद्धिज़्म वाली दोस्ती, बुद्धिस्ट हैं वहाँ के लोग, भगवान बुद्ध को मानते हैं, भारत की यात्रा करते हैं, भारत से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। उनके भगवान का जन्म हुआ है यहाँ पर, आराध्य का, तो मामूली नहीं है उनके लिए भारत।
और पिछले 70 सालों में भी भारत और जापान की भूमिका बहुत अलग अलग है। और हम जापान के साथ क्वाड में भी हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ भारत, 4 सदस्य हैं क्वाड, और वो चीन का विरोध करने के लिए है। जापान के मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं, समुद्री सीमा से संबंधित, आइलैंड से संबंधित प्रॉब्लम है चीन के साथ में। भारत की लैंड बॉर्डर की प्रॉब्लम, तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ हमारा झगड़ा है, सीमा विवाद है, बॉर्डर डिस्प्यूट। उनका मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमारा लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो समुद्री सीमा और जमीन की सीमा दोनों का झगड़ा है। समानताएं तो है, चीन के साथ पंगा है, चीन के विरोध में क्वाड बना है और वो क्वाड का मेंबर है जापान, हम भी हैं। जापानी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आते रहे हैं। 2007 में जब जापानी प्रधानमंत्री आए थे शिंजो आबे, तब उन्होंने भारत की संसद को संबोधित किया था और दारा शिको की पुस्तक कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज, 2 समुद्रों का मिलन, एशिया पैसिफिक, प्रशांत और हिंद महासागर, इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का मिलन, ये शब्द यूज किया था। और दारा शिको की पुस्तक में लिखा हुआ था 2 समुद्र मतलब हिंदू मुस्लिम का मिलन। उन्होंने कहा, दारा शिको लिख के गए हैं 2 समुद्रों का मिलन, तो वो हमारा ही है। तो शिंजो आबे उस हद तक हमसे जुड़ना भी चाहते थे और जुड़े भी, बहुत अच्छे दोस्त रहे मोदी के भी। लेकिन अभी जो किशिदा है, अब इनके साथ कैसी केमिस्ट्री है और क्या है, ये आप थोड़ा सा ट्रीटी वगैरह हमारे बीच में जो भी हुई, जितने सिग्नेचर हुए, उन सब की लिस्ट बनाई है। देखिए, जापान के पास बहुत सारा ऐसा पैसा है जिसे उनको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जिस भी देश में बुजुर्ग ज़्यादा होते हैं तो पेंशनर होते हैं और खर्चा बुजुर्ग ज़्यादा करते नहीं हैं, बचत ज़्यादा करते हैं, तो बैंकों में बहुत पैसा हो जाता है। ऐसे देश को कर्जा देना होता है और सस्ता कर्जा भारत को मिल जाता है। इसलिए भारत का रेलवे, मेट्रो, बुलेट ट्रेन या कोई भी प्रोजेक्ट है, जापान एकदम से पैसा लगा देता है। हमको पैसा मिल जाता है जापान से, सस्ता पैसा, बहुत कम इंटरेस्ट पे, 1% पे, 1% पे मिल जाता है, दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो इतना सस्ता जापान जो है हमको पैसा देता है, ये हमारा एक रिलेशन है। लेकिन उसको फ़ायदा है, उसको फ़ायदा है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है और पैसा कहीं न कहीं लगाना है। तो हम एक तरह के ग्राहक हैं, पैसे के ग्राहक हैं। जैसे बैंक का ग्राहक होता है, वैसे हम जापान के कर्जा लेने वाले ग्राहक हैं। कम से कम हम समय पे कर्जा ले लेते हैं, उसके पैसे को यूटिलाइज कर देते हैं और कहते हैं कि बाद में हम कई गुना आपको लौटा देंगे। कई गुना नहीं मतलब, लेकिन इससे बढ़ा करके लौटाएंगे जो आपने हमको दिया है। पर जापान हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ही पैसा लगाता है, ऐसे खर्च करने के लिए नहीं देता, कंज्यूम करने के लिए नहीं देता। इसलिए कई रिश्तेदार, आप अगर कुछ दुकान खरीदोगे, मकान खरीदोगे, तो आपको पैसा दे देंगे, लेकिन आप बाइक खरीदना चाहते हो, आप घूमने फिरने जाना चाहते हो, तो उसके लिए वो पैसा नहीं देते। तो कर्जा जो है वो मकान दुकान के लिए कोई भी दे देता, उनको मालूम है ये इन्वेस्ट कर रहा है और वो कई गुना लौटेगा, वो कई गुना हो के लौटेगा, इसलिए वो उसमें पैसा दे देते। तो जापान भी ऐसे हमको देता है पैसा। तो एक ये रिलेशन हो गया। तो रिलेशन तो आप कई तरह के निकाल सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा रिलेशन होता है इकोनॉमिक, व्यापार, ट्रेड। जापान ने जितना निर्यात किया साल भर में, उसका 23% उसने चीन के साथ किया, आयात किया, सॉरी, इंपोर्ट जो किया जापान ने चीन के साथ, चाइना के साथ, जबकि चाइना उसका दुश्मन है। और भारत के साथ किया 0.7%, हम उसके दोस्त हैं। 0.7% इंडिया के साथ, 23% चाइना के साथ। और इसका उल्टा लें तब भी
और भारत ने भी अपना 33% 34% से ज़्यादा चाइना के साथ किया और जापान के साथ बहुत कम, नाम मात्र का 1.6 या ऐसा कुछ। तो फिर हम दोनों के दुश्मन यदि चीन है तो भारत के आयात और निर्यात दोनों चीन के साथ ज़्यादा हैं, और जापान का दुश्मन यदि चीन है तब भी उन दोनों के आपस में ज़्यादा है। तो फिर ये कैसी दुश्मनी और ये कैसी दोस्ती? उधार देने के लिए, बातचीत करने के लिए, बुद्धिज्म को अपनाने के लिए, टूरिज्म करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए तो भारत है, व्यापार करने के लिए तो नहीं है ना। तो ट्रेड डेस्टिनेशन नहीं है इंडिया, ट्रेड डेस्टिनेशन नहीं, ये सच्चाई है। ये इसलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। यहाँ पक्की दुश्मनी और पक्का दोस्त कोई नहीं है। चाइना सबकी मजबूरी है, चाइना सबकी मजबूरी, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी नया बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसका 90%, 70 से 90% रॉ मटेरियल चाइना के पास। किसी न किसी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल पर, केमिकल पर, मिनरल पर उसका कब्जा है उसके पास रॉयल, उसका अधिकार है। टेक्नोलॉजी पे उसका अधिकार है। R&D में उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। और चाइना सप्लाई चेन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके यहाँ यदि शटडाउन है तो फिर लॉकडाउन, शटडाउन कुछ है तो फिर पूरी दुनिया पे असर पड़ता है, कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बन सकता। इसलिए दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बने उसका एक ना एक हिस्सा चाइना से आना ज़रूरी है, अदरवाइज वो बन नहीं पाएगा। आ गया समझ में? तो चाइना को आप बाईपास कर नहीं सकते, चाइना के साथ बैठ नहीं सकते, उसका विरोध जरूरी है, उसके साथ दुश्मनी ज़रूरी है, तभी आप अमेरिका के साथ रह सकते हो। ठीक है? और अमेरिका की शर्तें बहुत है, उसके बावजूद आपको सबसे ज़्यादा व्यापार चाइना से ही करना है। खुद अमेरिका भी ज़्यादा व्यापार चाइना से ही करता है, वो भी सबसे ज़्यादा आयात चाइना से ही करता है, जबकि वो राइवल है, बिजनेस राइवल है। तो मामला जो है नया वर्ल्ड ऑर्डर है ना, समझने से परे है। जो दोस्त दिख रहे हैं वो दोस्त हैं नहीं, जो दुश्मन दिख रहे हैं वो दुश्मन है नहीं। ठीक है? तो आप कुछ समझ में आ रहा गुत्थियां क्या क्या हो रही है? ये है। उधर आप इस्लामिक वर्ल्ड का थोड़ा सा देखिएगा, अरब वर्ल्ड का खास करके शिया राइजिंग, शियाओं का, शिया और सुन्नी। सऊदी अरब सुन्नी मुसलमानों का है। इराक भी सद्दाम हुसैन के सत्ता तक सुन्नी मुसलमानों का हुआ करता था। बाथ पार्टी का सदस्य था सद्दाम हुसैन, सुन्नी इस्लाम को फॉलो करता था। तो सुन्नी इस्लामिक कंट्री हैं, खास करके इराक और सऊदी अरब, यमन। और ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है। ईरान एक शिया कंट्री है। और लेबनान में सपोर्ट करता है वो हिजबुल्लाह के माध्यम से। तो हिजबुल्लाह शियाओं का एक आतंकवादी मिलिशिया, आतंकवादी संगठन है। और हूती संगठन, हूती यमन का जो हूती है वो भी शियाओं का संगठन है, यमन। तो थोड़ा जाकर के नक्शा देखिए, मैप देखिए, ईरान, इराक, यमन, सऊदी अरब, लेबनान, सीरिया, ये सब देखिए। ISIS जो था वो सुन्नी का था, सुन्नी संगठन था, आतंकवादी संगठन, सुन्नी आतंकवादी संगठन, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था, सद्दाम हुसैन वाला इराक वापस लेना चाहता था। क्योंकि अमेरिका की मदद से शियाओं का कब्जा हो गया इराक पर। पहले इराक पर कब्जा था सद्दाम हुसैन का, सुन्नियों का मतलब। और अब कब्जा किसका हो गया? तो अभी 2022 में 2 कमांडर मारे गए शियाओं के, अमेरिका के ड्रोन से।
तो ज़रा जा कर के देखिएगा, उनको सबको नजब में दफनाया, इराक में उनको दफनाया। तो वो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन गया मक्का जैसा। तो मक्का में जितने सुन्नी जाते हैं उससे ज़्यादा शिया नजब जाने लगे। और शियाओं का एक और करबला वहाँ पर है जहाँ अली और हुसैन मारे गए थे शियाओं के, जिसकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है, या अली या हुसैन जो होता है वो करबला, वो भी तीर्थ स्थान वहीं पर है इराक में। और ये है सऊदी अरब में मक्का। तो ये जो मक्का है, यहाँ से ज़्यादा तीर्थयात्री पिलग्रिम्स कहाँ जाने लगे? नजब में। और वो हैं शिया पूरी दुनिया में 15% और सुन्नी मुसलमान हैं 85%। पूरी दुनिया का अगर आप मुसलमानों का क्लासिफिकेशन देखो कि किस किस में है, तो 15% है शिया और 85% सुन्नी मुसलमान। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है ना पूरा। 85% है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, 15% डोमिनेट कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है ना? 15% डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये शिया डोमिनेटेड सोसाइटी बनती जा रही है अरब की। और ऐसे में खुद शियाओं को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है ईरान जैसे पुराने देश में, अपने पुराने देश में, जहाँ महिलाएं नकाब नहीं पहनना चाहती, वील नहीं धारण करना चाहती, चेहरे को ढकना नहीं चाहती, खुले बाल रखना चाहती है, जानबूझ करके स्कार्फ को खोल करके चलती हैं विरोध के लिए। वो जो इस्लामिक क्लर्जी हैं, जो मुस्लिम खलीफा हैं या मुल्ला हैं, उनकी बात नहीं मानती। तो अयातुल्लाह, जो अयातुल्लाह खुमैनी हैं, उन सबको कॉमनली जितने जो खलीफा हैं इनको बोलते हैं अयातुल्लाह, यानी जितने अयातुल्लाह हैं। तो मुस्लिम जो है उसमें उनका एक तरह का जो खलीफा होता है या उनका जो खास करके मुल्ला होता है, तो मुल्ला निगेटिव वर्ड नहीं है। कई बार हिंदू जो है गाली के तौर पे मुसलमान को मुल्ला बोल देते हैं। मुल्ला मतलब उनका पंडित, मतलब प्रमुख, शंकराचार्य की तरह। तो शंकराचार्य जैसे हिंदू में टर्म है, वैसे मुल्ला जो है वो इंग्लिश में टर्म, हिंदी इस्लाम में टर्म है, अरबी में। उसको इंग्लिश में हम क्लर्जी बोल देते हैं, क्लर्जी, क्लरिक्स, ठीक है ना। जो क्लर्जी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थे, ईसाई पादरी और वो जो धर्मगुरु जो धर्म को थोपना चाहते थे समाज पे, तो वो क्लर्जी थे। यहाँ हम बात करते हैं क्लरिक्स, इस्लामिक क्लरिक्स, ठीक है। तो उन्हीं को शुद्ध भाषा में हमारे यहाँ जो बोलते हैं उसको हम मुल्ला बोल देते हैं। मुल्ला मौलवी यानी पंडित, और शंकराचार्य और गुरु लोग जो है एक तरह से। तो वही सत्ता चलाना चाहते हैं। वहाँ का मिडिल क्लास, वहाँ का पढ़ा लिखा एजुकेटेड तबका और महिलाएं, उन सब के अगेंस्ट सड़कों पे आ गए हैं, ठीक है। तो यही हाल टर्की का भी रहा बीच में, यही हाल जॉर्डन में भी। जॉर्डन के राजा ने भी अभी जो बोला उसमें दिक्कत थी, उसने बोला भी कि ये सब ख़त्म हो रहा है, सुन्नी जो है वो मुस्लिम ऑर्डर ख़त्म सा होता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है इस्लामिक कंट्रीज़ में, अरब में। और इज़राइल के अगेंस्ट तो सब रहते ही हैं, क्योंकि सब लोग फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी जो इज़राइल की दोस्ती कराई अमेरिका ने, खास करके ट्रंप ने, इज़राइल की दोस्ती सऊदी अरब से करा दी, जो कि सऊदी अरब के प्रिंस के साथ उसकी दोस्ती कैसे हो सकती है? ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही शिया और सुन्नी, तो समझिएगा उसका आपस में भी झगड़े हैं और दूसरे देशों से भी झगड़े हैं। तो इंट्रा और इंटर रिलेशनशिप जो होती है वो बड़ी, उस पर बड़ी मार्के की नजर। इसलिए अमेरिका, पैसा सब कुछ डिसाइड करता है, ठीक है। हमारे भी तो पैसे वाला ही मैटर है रशिया के साथ, कि हमको सस्ता तेल मिल रहा है तो हम क्यों छोड़ें, ठीक है। तो हम नहीं छोड़ रहे उसको। हमको यूक्रेन के जेलेंस्की से कोई हमदर्दी नहीं है, जबकि वो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है, ठीक है, जो भी है। पर रशिया हमारा पुराना दोस्त है, हम बोलते हैं ये हमारा पुराना दोस्त है। लेकिन फ्यूचर में लोग बोलते हैं कि शी जिनपिंग और जो पुतिन है वो दोनों आपस में मिलेंगे और वो ही दुनिया को डिसाइड करेंगे। तो क्या हम ऐसी दुनिया चाहेंगे
जिसमें शी जिनपिंग और पुतिन जैसा आदमी डिसाइड करे दुनिया किधर जाना चाहिए। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझिए, यही तो है। ये दरअसल ये कोई टीवी चैनल इस तरह से व्याख्या करके नहीं बताएगा आपको, कोई टीवी चैनल नहीं बता, कोई मैगजीन नहीं बताई, कोई न्यूज़पेपर नहीं बताएगा। मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ कि भविष्य की दुनिया कैसी होगी। भविष्य का भारत तो हम सोचते रहेंगे, ये भी देखिए भविष्य की दुनिया। ठीक है, यूरोप और अमेरिका की विशेषता है डेमोक्रेसी। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, ये वहां की ताकत है। और वो बने रहेंगे क्या, वो तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर वो कमजोर हो जाएंगे, यूरोप और अमेरिका को कमजोर होने देना और पुतिन और शी जिनपिंग को मजबूत करना, तो फिर रूल ऑफ लॉ गया, ह्यूमन राइट्स गए, जो ओपननेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो सब चला जाएगा। तो अधिकांश नेता हमारे यहाँ भले ही कितना कड़वा बोलते हो, नेता चुनाव में कुछ भी बोलते हो, लेकिन उनके बच्चों को तो वहीं फिट कर रखा ना उन्होंने उन्हीं देशों में उनका भविष्य देखते हैं। वो उनके बच्चे तो सब वहीं पढ़ रहे हैं, वो तो अपने बच्चों को यहाँ रखते नहीं इस माहौल में। तो वर्ल्ड ऑर्डर जो बदल रहा है उसमें भारत भी बदल रहा है। भारत भी बहुत कुछ बदल रहा है, न केवल सिलेबस बदल रहा है बल्कि माइंडसेट बदल रहा है, सोशल मीडिया बदल रहा है, समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है। तो हम भी जा रहे हैं उस बहाव में। तो भारत भी बदलेगा, दुनिया बदलेगी तो भारत भी बदलेगा। अब ये बदलाव फायदेमंद होगा या नुकसानदायक है तो भविष्य ही बताएगा, पहले से तो क्या डिसाइड कर पाएंगे, भविष्य बताएगा। देखिए ऐसा होता है ना कि सब लोगों ने कहा कि सब मिलकर के यहीं से एक एक चम्मच लेकर के और थाली में और खाना खाएंगे। एक साथ खाना, एक साथ कोई भी थाली में रख के कमरे में नहीं जाएगा, सब यहीं खड़े रहेंगे और थाली में लेते जाएंगे, खाते जाएंगे। जब भी खाली होगा फिर लेंगे, फिर खाएंगे, यहीं खड़े रहेंगे, किचन के पास ही खड़े रहेंगे, डाइनिंग हॉल में खड़े रहेंगे, यहीं खाना खाएंगे। तो अच्छी बात है, सब लोग खाना खाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दुनिया बदल रही हो और एक एक आदमी अगर थाली लेकर जाता हुआ दिखे तो फिर ये भी समझदारी है कि हम भी अपनी थाली भरें और अपने कमरे में चलें। नहीं तो लास्ट में ऐसा होगा कि सब लोग तो जा चुके होंगे और वहाँ कुछ बचेगा नहीं। तो अगर दुनिया बदल रही है और भारत भी बदल रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन मान लिया जाए दुनिया अगर दूसरी दिशा में बदली और भारत अगर गलत दिशा में बदल गया, कि कोई भी अगर थाली लेकर के नहीं गया या एक दो लोग गए, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, और ऐसे में उन एक दो लोगों में भारत भी था और पूरी दुनिया एक थी कि जब शर्त रखी गई थी कि सब ठीक ठाक रहेंगे तो तुम योग्य, तब दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा, कि हमें नाचना चाहिए उस समय या रोना चाहिए, सिर पीटना चाहिए। लेकिन बदलाव तो हो रहा है, बदलाव तो होने लगा है। रूल दुनिया भी तोड़ रही है और हम भी तोड़ रहे हैं। कई बार क्लास में कई लोग रूल तोड़ते हैं, लेकिन जिसकी पिटाई होती है वो ये जरूर बोलता है कि सबने तोड़ा था, लेकिन उसकी तो पिटाई हो गई, उसकी तो हो गई ना, उसको तो सजा मिल गई। सबको तो मिलती नहीं है, जो पकड़ा जाता है उसकी मिलती है। तो पकड़ा था कौन है? पूरी दुनिया में गड़बड़ तो शुरू हो गई है। लेकिन कुछ लोग गड़बड़ नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल होने नहीं दे रहे हैं, वो टिके हुए हैं, यूरोप और अमेरिका अभी के हिसाब से। वो उसूलों पे तो उनको भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। डॉलर को बंद कर दिया तो अमेरिका को तो नुकसान ही है ना, उन्होंने खुद नहीं बंद किया तो खुद ही वो भी तो रशिया के साथ जुड़ करके फायदा उठा सकते हैं मजबूरी का। बात समझ में आई ना। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो समीकरण बैठ सकते हैं, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि जो किया गया था वो कैसा था। अभी आप तय नहीं कर सकते कि हमारा किया हुआ परफेक्ट है, वो वक्त बताएगा जब मूल्यांकन होगा और जब रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, देश का कोना कोना
इधर ऑकस बनाया अमेरिका ने, जापान और इंडिया को बाईपास करके चीन का विरोध करने के लिए ऑकस बनाया, AUKUS। तो ऑकस जो है उसमें 3 कंट्री हैं, 3 है, यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ऑकस तीनों इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, इंग्लिश बोलने वाले कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, यूके और USA, अमेरिका। अब यहाँ इंडिया भी नहीं है और जापान भी नहीं है, जबकि वो क्वाड में है चीन का विरोध करने के लिए। तो क्या ऐसा लगता है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं वही वाकई में चाइना के विरोधी हैं असली में? नहीं तो फिर अलग संगठन आपने क्यों बनाया? कुछ समझ में आ रहा है ना? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो बनते जा रहे हैं उनके पीछे भी कुछ न कुछ मीनिंग है। ठीक है, जब तय हुआ कि हम तीनों मिलकर के कल सुबह चलेंगे कहीं, तो फिर कोई व्यक्ति 2 लोगों से और मिलकर के क्यों आया कि हम तीनों भी मिलकर के चलेंगे? मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। फिर इंडिया जो है वो RCEP ज्वाइन नहीं कर पाया। इस सरकार ने उद्योगपतियों की बात सुनी कि अगर आप RCEP ज्वाइन करोगे तो चाइना है उसमें और जापान भी है। तो जापान भारत का मित्र है और जापान ने बहुत कोशिश की कि इंडिया RCEP ज्वाइन कर ले, बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो अंत तक नहीं मना पाया। और भारत ज्वाइन करते हुए भी कर लिया था भारत ने, तो विड्रॉ कर लिया हमारे उद्योगपतियों के दबाव में। हमारे उद्योगपति कंपटीशन नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम है RCEP ज्वाइन करने के बाद फ्री ट्रेड होगा इन कंट्रीज में और क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगी, और क्वालिटी में हम वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे जो न्यूजीलैंड देगा, तो फिर उसका सामान बिकेगा, हमारा बिकेगा नहीं, इसलिए इसको ज्वाइन नहीं करना है। तो सरकार ने विड्रॉ कर लिया। तो फिर जापान से दोस्ती कैसी? बट चाइना के साथ व्यापार तो चल रहा है। हमारा विरोध करने का कारण ये था कि उसमें चाइना है, तो चाइना से तो आप वैसे ही कर रहे हो, और जापान भी तो कर रहा है, लेकिन वो क्वाड में। मैंने जितने संगठन बता रहा हूँ, बड़ा विचित्र स्थिति है। मतलब आप किसके साथ हो, क्या हो, किस संगठन में हो, किसी में हो, किसी में नहीं हो। मतलब जो व्यक्ति किसी के बच्चे के अपहरण की योजना बना रहा है, वही उसको लेने भी जा रहा है स्कूल लेने के लिए। कुछ बात समझ में आ रही? वही उसको लेने के और स्कूल भेज रहे हैं, माता पिता भी भेज रहे हैं उसको, और फिर एक तरफ शिकायत कर रहे हैं कि ये इसका किडनैप करना चाहता है, तो फिर उसको स्कूल लेने क्यों भेज रहे हो? मतलब इस उदाहरण से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भयंकर कंफ्यूजन है वर्ल्ड ऑर्डर में। मतलब आप दोस्त हो, नहीं हो तो फिर कैसे हो, नहीं हो तो फिर दुश्मन हो तो कैसे हो? दुश्मन की भी क्वालिटी अलग है, दोस्त की भी क्वालिटी अलग है। उधर मुसलमान दोस्त हैं क्या? सऊदी अरब। तो अभी जो आप कल देख रहे थे बिलावल भुट्टो जो भारत आए, अमेरिका भारत को बहुत गालियां देते हैं, मोदी को भी देते हैं, उसके बावजूद भी आया। तो सऊदी अरब का दबाव, प्रिंस का। आपको अगर पैसा चाहिए तो उस इस्लामिक कंट्री से पंगा आप नहीं ले सकते, क्योंकि रेमिटेंस आता है, वहाँ भारतीय काम करते हैं, रात दिन पैसा आता है। तो सऊदी अरब से दोस्ती किए बिना आप रह नहीं सकते। और सऊदी अरब की बात मानोगे तो पाकिस्तान को ज़्यादा परेशान नहीं करने देगा। तो पाकिस्तान को कंट्रोल कौन करता है? सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब उसको भी पैसा देता है, हमको भी रेमिटेंस देता है। हमको दान दक्षिणा नहीं मिलती, लेकिन हमारा व्यापारिक साझेदार है, ट्रेड पार्टनर है। और रेमिटेंस आता है क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या, 35 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं सऊदी अरब और आसपास, और वहाँ कमाते हैं, उनकी इकोनॉमी में हिस्सा लेते हैं। अगर वो सारे यहाँ लौट आए तो वो ढह जाएगा, और अगर लौट आए तो फिर हम भी कंगाल हो जाएंगे थोड़े से, क्योंकि उसी के बदौलत हमारे पास पैसा भी बहुत है। तो सब पेच फंसा हुआ है एक दूसरे में, कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए तो वो अभिमन्यु वाला जो बड़ी मूंछों वाला वो जो उधर गिरा था हमारा जवान वायुसेना का, तो उसको लौटाने की बात आई थी, तो वो पाकिस्तान, तो सऊदी अरब ने हस्तक्षेप किया कि भाई लौटाओ। पाकिस्तान को कहा कि
आंखें दिखाई उसने, पैसा बंद कर दें, पैसा तो वही देता है ना। तो जो दरअसल पर्दे के पीछे की कहानियां समझ में नहीं, आपको लगता बिलावल भुट्टो आया, नहीं, वो नहीं आना चाहता है तो भी उसने कहा होगा कि जाओ, और ये नहीं बुलाना चाहते तब भी कहा कि नहीं आएगा। बात समझ में आई? उन्होंने उसको पकड़ लिया तो बोले हम इसके आंखें निकालेंगे, इसको मारेंगे, नहीं इसको छोड़ के आओ बॉर्डर तक, ये सुरक्षित जाना चाहिए, हम पंगा नहीं चाहते। व्यापारी आदमी पंगा नहीं चाहता, इसलिए बनिया आदमी अपने यहाँ पे झगड़ा, अपनी दुकान के आसपास झगड़ा नहीं चाहता, वो सामान बेचना है उसको। बात समझ में आई ना? तो सऊदी अरब बनिया है, उसकी दुकान है। आप वहाँ पंगा करोगे तो वो फिर उधार देना बंद कर देगा दुकान के, वो कहेगा ये हमारा इस दुकान से कोई लेना देना नहीं, इसको निकलो यहाँ से। तो एक दुकानदारी वाला वर्ल्ड ऑर्डर अलग है। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ही ब्लंट है, मतलब ऐसा कोई बताएगा नहीं, ऐसा समझाएगा नहीं, लेकिन ये एक्चुअल स्थिति है, ये स्थिति है। तो इसलिए समाचारों में कुछ तो भी चलता रहता है कि ये यूँ हुआ है, वैसा हुआ है, ये आ गए कुत्ते जैसे, ये बिना बुलाए आ गए, फलाना ये हो गया। तो मीडिया कुछ भी बोलता रहे, वो उसको, सलमान को समझ में नहीं आता, वो उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि वो उसको तो जो करना है वही करेगा, ठीक है, और आपको भी मानना है, उसको भी मानना है, सबको मानना है। और वो फिर अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है, और पावरफुल अगर इजराइल है तो वो इजराइल से भी जुड़ गया, ठीक है। इजराइल में खुद के प्रधानमंत्री भाग खड़े हुए क्योंकि वहाँ के लोगों ने विरोध किया, वो उसको धार्मिक बनाना चाह रहे थे। तो इजराइल का भी जोड़ लीजिएगा, पिछली बार भी शायद मैंने बताया था इजराइल वाला। तो यहाँ आयतुल्ला खुमैनी भागते फिर रहे हैं, वो 95 साल के, 80-85 साल के, अब पता नहीं कितने दिन जिएंगे। तो ईरान भी फ्री हो जाएगा लगभग। तो इजराइल भी अपने प्रधानमंत्री को भगाने में कामयाब रहा, और वहाँ का जो सिविल सोसाइटी है वो आ गया, बोले ये सब नहीं चलेगा धार्मिक। तो धार्मिक कट्टरता थोड़े समय के बाद युवाओं को बत्ती जलती है, इतने आसानी से नहीं जलती, 7-8 साल लगते हैं। जब युवा बहुत परेशान हो जाता है, जब उसको लगता है कि इसकी वजह से मैं भूखों मर रहा हूँ, ये जो हो रहा है इसकी वजह से मेरी नौकरी नहीं लग रही, जब उसके खुद के ऊपर आती है तब वो रोड पे आता है, और जब वो रोड पे आता है तो फिर नेता भाग जाता है। तो ये हर देश की यही कहानी है, ये सिलसिलेवार सब जगह चलता है। किसी जगह ये प्री मैच्योर स्टेज में है, किसी में मैच्योर हो गया, किसी में एकदम बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गया है, वो बिल्कुल ख़त्म होने के, गिरने की कगार पे है। तो हर कंट्री की कहानी, रजब तैयब अर्दवान की कहानी भी है, टर्की में भी यही हुआ, तो तमाम देशों में। इसलिए यूरोप और अमेरिका जो है वो यूएस, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, उनमें मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि ये सब उथल पुथल हुए बहुत साल हो गए। तो वो 150-200 साल पुराना स्थायित्व है उनके अंदर, समझदारी है। और सबसे बड़ी चीज़ है R&D है, एजुकेशन है, और सब लोग पढ़ लिख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस हैं, सब लोग समझदार हैं। तो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं और साइंस एंड टेक में काम कर रहे हैं, तो वो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और पूरी दुनिया को फ़ायदा देना भी चाहते हैं। पूरी दुनिया को सर्टिफिकेट भी बांटते हैं, पूरी दुनिया को प्राइज़ भी बांटते हैं, नोबेल प्राइज़ हो चाहे जो भी हो। तो शांति की व्यवस्था भी करके रखते हैं, तो साहित्य भी देते हैं, तो सब कुछ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर का इससे बढ़िया जो है और कोई नहीं हो सकता। तो आपको क्या क्या रिवीजन करना है समझ में आ गया, ठीक है। तो इन सबको रिवाइज कीजिए, समझा मैंने दिया है, बोरिंग नहीं लगेगा आपको। अब एक एक चीज़ को पढ़ते जाइए, क्लियर करते जाइए। सबसे ज़्यादा ग्रो अगर किसी ने किया इस बीच में तो वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, एशिया में। चाइना जितना कमज़ोर हुआ है, और चाइना को लोगों ने नफरत भरी नज़र से देखा और चाइना को बाईपास करने की कोशिश की, चाइना से हटने की कोशिश की, चाइना +1 बोलते हैं उसको, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया वियतनाम ने, इंडोनेशिया ने और बांग्लादेश ने। टेक्सटाइल के मामले में बांग्लादेश ने, फुटवियर और क्लॉथिंग और दूसरे में इंडोनेशिया ने, और टेक्नोलॉजी खास करके फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब में वियतनाम। तो चाइना को जो भी नेगेटिव तरीके से देखता था वो इन 3 देशों को फ़ायदा पहुंचाने में, भारत इसमें मुकाबले में पिछड़ गया। शुरू में हमको लगा कि चाइना के बाद लोग भारत को देखेंगे एशिया में, लेकिन 3 देशों में बढ़ गया वो, और 3 देश बहुत मजबूत हो गए। प्रति व्यक्ति आय में इंडोनेशिया हमसे आगे हो गया। तो
ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। एक समय में आर्थिक संकट में था इंडोनेशिया, श्रीलंका की तरह। वहाँ का राष्ट्रपति भी कोई नहीं बनना चाहता था क्योंकि बहुत ही कर्जा था, और आज वो बहुत अच्छी स्थिति में आ गया है। तो ये मैंने आपको एशिया की भी एक अपडेट जो है ये दी। तो 3 कंट्रीज़ को पड़ी है एशिया में। धार्मिक कट्टरता में गया थोड़ा सा थाईलैंड, धार्मिक कट्टरता में गया म्यांमार, एकदम बुद्धिस्ट वो गए और रोहिंग्या को भगा रहे हैं और वो सब, तो काफ़ी आगे थे लेकिन नीचे चले गए। तो जो भी धार्मिक रूप से कट्टर हुआ, नफरत फैलाई और आपस में लड़ने भिड़ने को हुआ, वो आर्थिक रूप से पतन हो जाता है उसका। आर्थिक रूप से उसकी हालत ख़राब हो जाती है, शिक्षा की हालत ख़राब हो जाती है, साइंस एंड टेक चला जाता है, और युवाओं की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है क्योंकि युवा की सारी एनर्जी उस काम में लगी रहती है, नफरत में। तो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत निगेटिव होते हैं कंट्री के तौर पर। देश को प्यार करते हैं, देश को बात करते हैं, धर्म को करते हैं तो फिर धर्म तो बच जाएगा, लेकिन धर्म फिर खाने को नहीं देगा, धर्म से परिवार नहीं बनेगा, और धर्म से शादी हो जाएगी तो पत्नी टिकेगी नहीं, और शायद फिर बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे क्या। तो झंडा पकड़ा के और एक हाथ में कटार वटार पकड़ा के तो नहीं घुमा सकते ना बच्चे को, तो किताब ही देनी पड़ेगी, कलम ही देनी पड़ेगी, और किसी अच्छे स्कूल का एडमिशन देना पड़ेगा, और अगर वो 12वीं हो गया तो उसको फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवानी पड़ेगी। तो उन सब के लिए पैसा लगेगा। मंदिर के बाहर बिठाना हो तो बात अलग है तो वो बिल्कुल परिस्थितियाँ अलग है। तो धार्मिक कट्टरता जो है वो कभी भी फायदेमंद किसी भी देश के लिए नहीं रही है, इतिहास में कभी भी नहीं। लेकिन मैंने अभी बताया कि सब लोग जब अपनी थाली लेके भाग रहे हों तो क्या हमको उस आंधी में, उस समय में उसी डिसीजन पे बने रहना चाहिए? कुछ भी हो सकता है, बने रहोगे तब भी दिक्कत है, हो सकता है नहीं रहो तब भी दिक्कत है। दुनिया तो बदल रही है, तो इसलिए अभी जो हम कर रहे हैं वो कितना सही है ये वक्त बताएगा, ठीक है, समय बताएगा। तो मुझे लगता है ये चीज़ जो है ये क्लियर हो गई। एनर्जी क्राइसिस और उसके ऊपर हमेशा रहेगा, तो उसको बनाए रखिए। एक नया 2030 तक लोग जो है एक काम में भिड़े हुए हैं कि न्यूक्लियर फ्यूज़न अगर हम करा पाए तो भविष्य में न्यूक्लियर फ्यूज़न अगर हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ग्रीन एनर्जी, सूर्य के ऊर्जा का सिद्धांत। सोलर एनर्जी कहाँ से आती है? सोलर एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूज़न से आती है। फ्यूज़न हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से संलयन, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। ड्यूटेरियम H2 बता, वो ड्यूटेरियम, ट्रिटियम H3। तो ये जो होते हैं, ये अगर हम लेबोरेटरी में यदि हम ये किसी, तो ये सारा का सारा जो खेल है न्यूक्लियर फ्यूज़न का, वो न्यूक्लियर फ्यूज़न का 3 चीज़ों का खेल है। एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक है टेम्परेचर एंड एक है टाइम। सो टेम्परेचर, टाइम एंड प्रेशर, 3 चीज़ों का प्रॉपर मिक्सचर है ये नाभिकीय संलयन। क्योंकि किन्हीं भी 2 परमाणुओं को मिलाना है, एटम्स को मिलाना है, तो एटॉमिक मॉडल में आप देखते हो न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन्स को आपस में मिलाना है, दोनों की कक्षाओं को जब आप पास लेंगे तो दोनों के प्रोटॉन में एक दूसरे को वो धक्का दें, लेकिन इतना प्रेशर दें, इतना टेम्परेचर और इतनी देर तक दें, यानी टाइम, प्रेशर भी हो, टेम्परेचर भी हो, तो हम कामयाब हो जाएंगे उनको फ्यूज़ कराने में, और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन सकता है, बड़ा जो है एटम बन सकता है। वो अपना अस्तित्व खो देगा पुराना वाला, और वो होगा नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियस को मिला दिया आपने, न्यूक्लियर फ्यूज़न, और दोनों के न्यूक्लियस को यदि आप मिलाने में कामयाब हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इस तरह से, तो फिर वो जो ऊर्जा निकलेगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है उसमें। सूर्य की ऊर्जा यही होती है, बट उसके पास अपना खुद का एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, खुद का एक टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर और इतना इस लेवल का प्रेशर, और इतनी देर तक हम किसी बॉक्स में या किसी ट्यूब में या किसी बकेट में कैसे तैयार करेंगे? अगर ये तैयार हो जाता है
तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ऐसे टेबल लैंप की तरह एक छोटे या ऐसे न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर मिलेंगे। टोकामक उसका एग्जांपल है, टोकामक जो आप पढ़ते भी हो न्यूक्लियर फिजिक्स में, टोकामक। तो टोकामक का कंसेप्ट समझ जाइएगा। ITER का मैं यहाँ नाम लेना चाहता हूँ, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी वाला वो ITER, जिसमें भारत भी मेंबर है। दुनिया भर में उसकी रिसर्च हो रही है, खास करके फ्रांस में। तो फ्रांस में जो वो रिसर्च हो रही है उसमें भारत भी उसका मेंबर है। कलेक्टिव एफर्ट है। फ्यूचर में जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसमें सभी लोग भागीदार होंगे। एक तरह का कॉपीराइट पेटेंट होगा तो वो सभी का होगा। भारत उसका मेंबर है। तो हम भी न्यूक्लियर फ्यूज़न के मामले में बहुत कर रहे हैं। दुनिया के बहुत सारी कंपनियां प्रोटोटाइप्स बोलते हैं, ऐसे प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं। और अगर ये प्रोटोटाइप जो न्यूक्लियर फ्यूज़न का रिएक्टर का एक छोटा इंस्ट्रूमेंट होगा जो किसी के भी घर में रखा होगा, एक गिलास पानी डालिए, 10 साल तक बिजली उससे मिलती रहेगी, चाहे जितना पंखा चलाओ, कुछ भी करो, कोई बिल नहीं आएगा, वो मार्केट से ख़रीद लाओ। तो इतनी कमाल की चीज़ जिसमें कई सालों तक की बिजली आपको केवल एक गिलास पानी से मिल सकती है। अगर ऐसे रिएक्टर तैयार हो गए तो 2030 के बाद दुनिया एकदम बदल जाएगी, क्योंकि आपके ना तो कोयले से बिजली बनाना, ना पानी से बिजली बनाना, ना न्यूक्लियर रिएक्टर उस टाइप के लगाना है, और ना ही सोलर एनर्जी की ज़रूरत है, ना ही पवन चक्की चलाने की ज़रूरत है, और ना ही बिजली का बिल आएगा। तो फिर पेट्रोल डीजल की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर अरब कंट्रीज़ के पास में सुल्तान जो क्या नाम है उसका, मोहम्मद बिन सलमान, और ये इन सब के पास में फिर से ऊँट आने वाले हैं। ऊँट चराओ अब, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। ठीक है, वैसे भी लिथियम आयन बैटरी के साथ उनका स्थिति ख़राब है। तो जो व्हीकल्स हैं, तो लिथियम जिसके पास ज़्यादा होगा वो राज करेगा। अब तेल ज़्यादा होने से बात नहीं बनेगी। तो अगले 10 सालों में दुनिया वैसे भी बदलने वाली। लेकिन बैटरी चार्ज करके रखने के लिए बिजली लगेगी, और अगर वो बिजली अगर फ्री है और घर में बन रही है एक गिलास पानी से 10 साल तक, तो फिर उससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिर तो सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हो जाएंगे, उसी से चार्ज करो, घूमते फिरो, पंखे, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, जितना चलाना है चलाओ। पॉल्यूशन होना नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग वापस 1870 1830 के सन 1800 या 1600 के आसपास जैसे कार्बन डाइऑक्साइड थी वैसी ही अपनी आप हो जाएगी। तो सब कुछ ठीक हो जाना है। आ गया समझ में? तो ये तो चमत्कार है। तो फ्यूज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न, इस बार की स्टडी में आपको दे रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, भविष्य की ऊर्जा, नाभिक के संलयन। इसलिए हम जो दुनिया भर में जो झगड़ा कर रहे हैं, वैज्ञानिक अलग तरीके से सोचते हैं। तो मैं भी 30 तारीख को जो न्यूयॉर्क में रहूँगा वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल में, तो वहाँ करीब 200 लोग रहेंगे। तो वो सारे वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट हैं, नोबेल लॉरियट्स हैं। तो हम भी उसमें इनवाइटेड हैं उसी स्तर पर। तो मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इन दिनों में दुनिया क्या सोच रही है। बाद में आएगा मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर में, बाद में आएगा। मैं आपको जब 7 तारीख के बाद 7 को मैं लौटूंगा US से, तो उसके बाद में आपको जो भी क्लास होगी उसमें मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दूंगा। फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगा आपको उसका, कि ऐसी जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या चल रहा है, ऐसी जगहों पर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में क्या चल रहा है, ऐसे समय में लिथियम आयन बैटरी और इन सब चीज़ों के बारे में क्या चल रहा है। ठीक है, तो मुझे भी पहली बार ऐसे बड़े फेस्टिवल नाम है, लेकिन फेस्टिवल उस टाइप का नहीं है। मतलब बहुत सिलेक्टेड लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, और सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं, और उस टाइप के लोग हैं। तो उनका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, तो वो कंफर्म हो गया है। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि दुनिया जो बदलने जा रही है उसमें विज्ञान है ना। तो लोग कुछ भी करते रहें, राजनीति करते रहें, धर्म करते रहें, विज्ञान ही तय करेगा भविष्य। ध्यान रखिए, क्योंकि आज बड़े बड़े बाबा जी को भी देखो, लेके तो एप्पल का आईफोन लेके घूम रहा है। वो छोटा मोटा फ़ोन तो वो पसंद ही नहीं आता उसको, क्योंकि वो तो करोड़पति है ना। कथा करने से कितना पैसा आता है, तो एप्पल का आईफोन यूज़ करता है ना। तभी उसके वीडियो की क्वालिटी देखो, सेल्फी की क्वालिटी देखो, एकदम समझ में आती है कि वो आईफोन यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़र तो है ना, वो टेक्नोलॉजी का यूज़र तो है। उसके यहाँ AC लगा हुआ है, और वो भी अच्छी क्वालिटी का, सबसे बेस्ट AC होगा वो लगा हुआ है, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है। तो काम चलाने के लिए थोड़ी। उसकी गाड़ी देखो, बड़े बड़े जो कथावाचक हैं और ये जो महाराज हैं और साधु हैं, इनकी गाड़ियाँ देखो करोड़ों में हैं।
करोड़ों की गाड़ियां हैं इनकी, छोटी मोटी गाड़ियां नहीं होती। तो टेक्नोलॉजी का एंड यूज़र जो है वो तो धर्म भी है, समाज भी है, राजनीति भी है। तो चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में काम करता हो, टेक्नोलॉजी और विज्ञान से तो किनारा नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वही तो सॉल्यूशन है, वही फ्यूचर है। ठीक है। तो एक और चीज़ देखिए, थोड़ा इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट चेंज में एक चीज़ हमेशा छूट जाती है, हाई सीज। एक ट्रीटी हुई है अभी, पिछला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है कॉप, तो क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी की बात करते हैं, आईपीसीसी की बात करते हैं, तो हम क्लाइमेट चेंज पे बहुत बात करते हैं। तो पिछली बार शायद मैंने माइक्रो प्लास्टिक्स बताए थे, नहीं बताए थे। हाँ, तो माइक्रो प्लास्टिक्स हों या कुछ हों, समुद्र को खतरा है, हमारे महासागरों को खतरा है। महासागर खतरे में है क्योंकि पूरे 3 फ्रांस के बराबर कचरा समुद्रों में तैर रहा है, भयंकर कचरा, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो दूसरा कचरा हो, डिटर्जेंट है, तमाम प्रकार की चीज़। तो समुद्र में बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर एक ट्रीटी आई, हाई सीज ट्रीटी। क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाई सीज ट्रीटी, अल्फा फोल्ड जैसे मैंने बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ही हाई सीज ट्रीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्र के अंदर जो आप लोग देखते हो, तो जो मेरीटाइम बाउंड्री होती है, यानी कि तट रेखा होती है, कोस्टल एरिया होता है, उसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन काफ़ी दूर तक होता है। फिर हम उसको किसी देश के सॉवरेंटी के साथ जोड़ के चलते हैं कि यहाँ तक इस देश की सीमा है समुद्र में। लेकिन एक ऐसा समुद्र होता है जो ओपन होता है, जिस पे किसी देश की सीमा नहीं लगती, हाई सीज उसे कहते हैं, हाई सीज। लेकिन वहाँ पर भी संकट आ गया है, वहाँ पर भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वहाँ पर लोगों ने मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया, खास करके चाइना ने, जो उसकी बॉर्डर नहीं है। जनरली मछली वहाँ पकड़ी जाती है जहाँ आपका क्षेत्र है। आप दूसरे के क्षेत्र में मछली पकड़ते हुए निकल जाते हो तो मछुआरे हमारे पकड़ लेते ना, पाकिस्तान वाले, श्रीलंका वाले। तो लेकिन हाई सीज में जा कर के चाइना मछली पकड़ रहा है, पॉल्यूशन फैला रहा है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है क्या। तो इसके ऊपर पहली बार ट्रीटी आई है, पहली बार ध्यान गया वैज्ञानिकों इस लेवल पे, और पहली बार वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि अगर समुद्र नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। पहले भी लोग बोलते रहे, क्योंकि ये सबसे बड़े कार्बन सिंक हैं दुनिया के। दूसरे नंबर पे पौधा आते हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं समुद्र, और दुनिया की 75% से ज़्यादा ऑक्सीजन समुद्र देते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स फोटोसिंथेसिस करके, प्लैंक्टॉन्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, मीन्स फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जिनमें क्लोरोफिल होता है। तो दुनिया भर में जो ऑक्सीजन मिलती है, दुनिया को जो ऑक्सीजन मिलती है, 75% ऑक्सीजन समुद्र देता है, पौधे नहीं। दूसरे नंबर पे जंगल है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वो सबसे ज़्यादा सोखते हैं। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो बात हम लोग करते हैं वो, ठीक है। तो हाई सीज ट्रीटी, यानी दुनिया भर के जो देश हैं उनको ये ट्रीटी पे सिग्नेचर करना चाहिए, रेटिफिकेशन करना चाहिए। जब भी उनको मौका मिले उस पर हस्ताक्षर करें, सहमति दें। भारत को तो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि भारत के बहुत सारे कोस्टल एरिया हैं जो पानी में डूबेंगे अगर हमने ख्याल नहीं रखा तो। और भुखमरी की समस्या भी आ सकती है, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग मराइन फिश रिसोर्सेज पर ही जिंदा हैं, मछली पकड़ करके अपना जीवन यापन करते हैं और खाना मिलता है उनको। तो भारत के बहुत बड़े, यानी कि 30% के आसपास लोग हैं, 30 से 40%, जिनको खाना समुद्र देता है। और फिर इनडायरेक्टली इफेक्ट करें तो लानीना और एलनीनो। तो एलनीनो इफेक्ट जो, और लानीना जो समुद्र का बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है, वाटर करंट, जो ओशन वाटर करंट्स हैं, जलधाराएं, समुद्री जलधाराएं,
अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई तो फिर धरती ज़्यादा गर्म दिखेगी इंडिया की, तो यहाँ बाढ़ आएगी, फ्लड। और अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई तो वहीं पानी बरस जाएगा, तो यहाँ सूखा पड़ेगा, ड्राउट। तो हमें बाढ़ और सूखे जैसी समस्या से सामना करना पड़ेगा। इसलिए समुद्रों की हेल्थ ठीक रहेगी तब भारत की हेल्थ ठीक रहेगी। इसलिए भारत को सबसे पहले हस्ताक्षर करना चाहिए। क्लियर हो गया? यानी ये जो ट्रीटी आ रही है, दुनिया के दूसरे देश चिंता जता रहे हैं, भारत को भी चिंता जतानी चाहिए, सबसे पहले जाके साइन करना चाहिए। और दुनिया के तमाम देशों से अपील करना चाहिए कि इसको बचाएं, समुद्र को गर्म होने से बचाएं, उसके टेम्परेचर बढ़ने से बचाएं, उसका लेवल बढ़ने से बचाएं, और उसको कार्बन सिंक बना रहने दें, उसके साथ ज्यादती न करें। ठीक है? किसी भी प्रकार का वायलेशन हमारे लिए खतरनाक है। क्लियर? तो चूंकि नई नई सारी चीज़ें आ रही हैं, तो करंट अफेयर्स में एक तो परीक्षा का भी हिस्सा है। अभी 28 तारीख को जो परीक्षा होगी उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे मिल सकते हैं। यहाँ जो मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कशन किया है 15-20 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सीधे वो लैंग्वेज सहित मिलेंगे, उसी लैंग्वेज में मिलेंगे। ठीक है ना? ये बहुत बड़ी बात है 15 से 20 क्वेश्चन उस तरह से मिलना। और फिर स्टैटिक में से भी मिलेंगे। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप अपना लेवल बढ़ाइए। सिविल सर्विसेज की परीक्षा अगर आपको देनी तो मेरी बात समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जो मैं बोल रहा हूँ ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अगर नहीं आती है तो अपनी योग्यता बढ़ाइए। ठीक है? मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सहज रूप से बात कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम के बच्चे जो जिस लायक होने चाहिए उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये जिन बच्चों को आती है समझ में, उनके टेस्ट में भी 60-65 नंबर आते हैं, 60-65 क्वेश्चन सही होते हैं, यानी वो पास होंगे ही होंगे। और जिनके नहीं आती है वो 50-45 वाले होते हैं, तो वो 1-2 साल में समझ में आ जाएगी। भागने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 साल में आ ही जाता है। ठीक है? इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं, भागने की ज़रूरत नहीं। इस प्रक्रिया में शामिल अगर आप हो गए हो तो 1-2 साल में आप पहुंच ही जाओगे। बट बना रहना पड़ेगा, समझ में आए तब भी और ना आए तब भी। और तब तक बना रहना पड़ेगा जब तक ये सब चीज़ आसानी से समझ में आने लग जाए। ठीक है? इसलिए घबराइए नहीं। बहुत ही साधारण बच्चों को भी हमने बनते हुए देखा है, बहुत साधारण 45%, 50% लाते थे स्कूल में, कॉलेज में, बहुत ही ढीले थे, कुछ भी समझ में नहीं आता था उनको। लेकिन वो इस प्रक्रिया में बने रहे, सुनते रहे, समझते रहे, बन गए, बन जाते हैं। दिक्कत आती है उनको बाद में, थोड़ी सी बाद तक भी वो सीधे ही बने रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो निकाल ही लेते हैं। नाम के आगे कलेक्टर तो लग ही जाता है, सिग्नेचर की वैल्यू तो हो ही जाती है। गाड़ी में तो वही बैठता है। जो बहुत होशियार आदमी है वो थोड़ी धक्का दे के बैठेगा, मैं होशियार हूँ मैं बैठूंगा, तुम नहीं बैठोगे। वो चाहे जैसा भी है, सीधा आदमी भी है तो वही बैठेगा जो सीधा है। इसकी क्लास में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चों को लगता होगा ये कहाँ बना हुआ है, तो बहुत ही सीधा था, इसकी जगह तो मुझे होना चाहिए था। लेकिन वो थोड़ी हो सकता है, वो तो जो है वही होगा ना। उसी को तो बैठने को मिलेगा, कुर्सी पे कलेक्टर की वही बैठेगा। उसके घर में उसका भाई हो सकता है और तेज तर्रार आदमी हो, लेकिन उसको कौन बैठने देगा? उस कुर्सी पे तो वही बैठेगा ना। तो फिर कैसे बैठ जाता है वो इतना सीधा होकर के? लगा रहता है, वो लगा रहा, बाकी लोग लगे नहीं रहे, देख देख के भाग गए। तो जो लगा रहता है वो बन जाता है। एक और चीज़, एक आर्टिकल हमने नंदन नीलेकणी की वाइफ का देखा था, तो उसमें वो वकालत कर रही हैं कि सरकार, समाज और बाजार तीनों को जंगल बचाने चाहिए। वो वकालत कर रही हैं कि बाजार को सामने आना चाहिए जंगल को बचाने के लिए, तो जंगल लगाने का काम बाजार को दे दो, फॉरेस्ट के नियम ढीले करो, कानून ढीले करो। तो थोड़ा सा हजम तो कम होगा, लेकिन उनका है कि सब जगह कॉरपोरेट बहुत कुछ कर रहे हैं और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काफ़ी बजट भी होता है। तो क्यों ना उद्योगपतियों को ही कहा जाए कि तुम जंगल लगाओ। वन विभाग वाले कुछ नहीं बोलेंगे, फॉरेस्ट वाले कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में उसका मैनेजमेंट भी तुम ही कर लेना, तो प्राइवेट जंगल जैसा हो गया। तो बड़ा भोला भाला सा लगता है आर्टिकल, लेकिन उसके पीछे मंशा बड़ी खतरनाक है। लेकिन उन्होंने 3 टर्म ली हैं, सरकार को भी आगे आना चाहिए, समाज को भी आगे आना चाहिए और बाजार को भी आगे आना चाहिए। तो 3 टर्म है, सरकार, समाज और बाजार। तो फ्यूचर में कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए और वो चाहती हैं कि इन सब के लिए डेटा एनालिसिस और
डेटा का काम उनके पति को दे दिया जाए, मतलब लिखा तो नहीं उन्होंने, लेकिन डेटा का काम देखते नंदन नीलेकणी, तो पति के लिए जॉब तैयार कर रही हैं। तो आर्टिकल से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर के लिए क्यों कर रही हैं, तो अभी तो ये चूंकि एक आर्टिकल पढ़ने को मिला है, लेकिन 2 साल बाद 5 साल बाद कभी अखबार में आप पढ़ें कि जंगल जो है प्राइवेट अडानी या अंबानी को दे दिया मोदी जी ने, तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि भूमिका लिखी जा चुकी है। कभी भी अखबार में कोई आर्टिकल आता है तो कहीं न कहीं कुछ सुगबुगाहट होती है तभी आता है, तो ये उसकी भूमिका होती है, माहौल बनाने का होता है। धीरे 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 लोग सहन भी करने लगते हैं, आदत भी हो जाती है, लोगों को लगता है हाँ हमने 5 साल पहले भी पढ़ा था इसके बारे में कि ऐसी कोई योजना है, फिर लगता है कि 5 साल पहले पढ़ा था तो अब जो कर रहे हैं वो सही ही होगा, तो फिर धीरे धीरे समर्थन भी मिलने लगता है। तो समर्थन हासिल ऐसे ही किया जाता है। बाकी जल जंगल ज़मीन पे कब्जा जो मानते हैं वो आदिवासी, वो मानते हैं कि ट्राइब्स जो होती हैं, तो मैडम लिख रही हैं कि ट्राइब्स के तो बच्चे तो अब गांव में रहते नहीं, जंगल में भी नहीं रहते, वो तो अब शहरों में रहते हैं, तो उनको तो जंगल का कोई नॉलेज बचा ही नहीं है, तो उनसे आप कंजर्वेशन कैसे कराओगे, तो उनको तो रहने ही दो। तो थोड़ा सा बाईपास ही कर गए। सरकार में वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके पास काम बहुत ज़्यादा है, वो टेक्नोलॉजी समझते नहीं है, मोबाइल्स भी ठीक से नहीं चला पाते, तो वन विभाग के कर्मचारियों को भी कुछ नहीं आता। सरकार को फुर्सत नहीं है, कहाँ जंगल बचाएगी, तो कॉरपोरेट बचाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बड़ा कमाल की चीज़ है, ऐसी चीज़ें पढ़िए ना, थोड़ा सा पढ़िए कैसे लिख लेते हैं लोग, और छाप भी देता है अखबार वाला, और पूरे देश बहुत शानदार आर्टिकल आते हैं आजकल, देखिए देखिए उसमें, ठीक है। तो ये देखिए, वो बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट बहुत अच्छा था मनमोहन सिंह का 2006 वाला, जिसमें जंगल के लोगों को, पर वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए था अगर आपको जंगल बचाना है तो। मनमोहन सिंह बहुत अच्छा कानून बना के गए, उनकी तारीफ भी कर रही हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करो, तो ये थोड़ा सा मसला है। तो उसके बारे में कैसे जानेंगे, कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा देखिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी चीज़ें जो है करंट अफेयर्स में ये आ गई। थोड़ी सी आइडियोलॉजिकल चीज़ें, कुछ विचारधारा वाली चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। जो तो एक विचारधारा जो पहले हमने लिखी है नियो लिबरलिज्म, उसको फिर से, क्योंकि नियो लिबरल सोसाइटी की खूब चर्चा होती कि नियो लिबरल आ गया है, नियो लिबरल, नव उदारवाद, सोशल डार्विनिज्म। तो कुछ टर्म्स लिखिए जो खूब न्यूज़पेपर में मिलेंगी, सोशल डार्विनिज्म, नियो लिबरलिज्म, सोशल डार्विनिज्म। दोनों अलग है। क्रोनी कैपिटलिज्म, जो मैं बराबर बड़ा बताता रहता हूँ अधिकांश चीज़ें, अब हमारे पुराने लेक्चर देख करके भी क्लियर कर सकते हैं ये क्या चीज़ है। क्रोनी कैपिटलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, ठीक है। और रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन या रिवर्स ग्लोबलाइजेशन। तो ये टर्म मैंने पिछले 7, 8, 10 लेक्चर में डिस्कस की है, आप इनके ऊपर लिखिए, इनके ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिखिए, एक एक पैराग्राफ लिखिए, तो ये आपको मेंस में आंसर राइटिंग में मजबूत बनाएगी। और प्रीलिम्स में कभी आ गया या अनसीन में कहीं आया तो आप प्रॉपर आंसर दे पाएंगे, है ना, अच्छा सा आंसर लिख पाएंगे आप। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा जो बुक्स हैं, अभी पिछले 1-2 साल में जो बुक्स आई हैं उनकी एक लिस्ट बना के लाइए, टॉप 10 बुक्स 2022 की और 23 की। 5 बुक्स तो 22 की, 21 की और 5 अभी की लेटेस्ट जो चर्चा में थी रिसेंटली न्यूज़, मिल जाएगा आपको, इंटरनेट पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो नवीन विचार हैं, जो भी, जैसे अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात की मैंने, तो एक टर्म ये लिखे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
नए दुनिया का भविष्य, एक तरह से नई दुनिया का भविष्य। ठीक है। एक आपको ह्यूमन सेल प्रोजेक्ट बताया था, ह्यूमन सेल प्रोजेक्ट, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वैसे ही सेल का प्रोजेक्ट है। उसका प्रॉपर नाम और उसका पूरा डिटेल लिखिए। ह्यूमन सेल प्रोजेक्ट, सेल के ऊपर काम हो रहा है, सारी सेल्स की स्टडी ह्यूमन की। ठीक है, उसके बारे में बात की। तो बायोलॉजिकल साइंसेज में भी बहुत कुछ हो रहा है, जेनेटिक साइंसेज में भी बहुत कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में बात कीजिए। दूसरा, अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा चलती है जीनोमिक्स। जीनोमिक्स, अभी एम्स के कुछ डॉक्टरों ने गर्भ संस्कार, हमारे गायत्री परिवार में होता है, गर्भ संस्कार कराते हैं, पुंसवन संस्कार। तो एम्स के कुछ डॉक्टरों ने सपोर्ट किया कि इस प्रकार का गर्भ संस्कार होना चाहिए। अब चूंकि हम तो गायत्री परिवार के मंच से बोल रहे हैं इसलिए उसके फेवर में बोलता है गायत्री परिवार, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से आर्टिकल जो आया है द हिंदू में वो निगेटिव है, वो उसके विरोध में है। उनका है कि साइंस को, डॉक्टरों को साइंस के साथ रहना चाहिए, अंधविश्वास की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कुछ लोग ये बोलेंगे कि गर्भ में ही अभिमन्यु तैयार हो जाता है, शिवाजी तैयार हो जाते हैं, महाराणा प्रताप तैयार हो जाते हैं। अगर उनको वैसे कहानियाँ सुनाई जाए, वैसे दृश्य दिखाए जाएं, वैसे टीवी पे सीरियल दिखाए जाएं, अच्छी बात है, अच्छे विचारों में मनुष्य को रहना चाहिए, यहाँ तक ठीक है। और अगर आप बोलते भी हैं तो वो इतना बुरा नहीं। लेकिन क्या है कि जब ये वाली बात किसी के दिमाग में बैठ जाती है कि ऐसा होता है, और साइंस वाला जब ये बात बोलने लगता है, डॉक्टर जब ये बात बोलने लगता है, तो फिर बात यहीं तक नहीं रुकती, बात फिर दूर तक जाती है, फिर समस्या खड़ी होती है। समस्या ये खड़ी होती है कि एम्स का डॉक्टर ये बोल रहा है कि जो महिला, अगर पुरुष भ्रूण है उसके पास, मेल है यानी कि लड़का होने वाला है उसको, और ऐसे में यदि वो मन में इच्छा रखेगी कि उसको लड़की हो, तो उसकी इसी इच्छा रखने की वजह से जो लड़का होगा वो होमोसेक्सुअल होगा। तो अब ये तो बहुत ही खतरनाक बात बोल दी उसने। अब एम्स के डॉक्टर को ये बात नहीं बोलना चाहिए, और वो फिर गर्भ संस्कार। इसलिए विचार अच्छे रखो, नहीं तो वो तो कल से अगर कोई लूला लंगड़ा बच्चा है या कोई डाउन सिंड्रोम वाला है, क्लाइनफेल्टर वाला है, पटाऊ वाला है, जो भी तमाम प्रकार के जो एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं, उन सब का जिम्मेदार फिर माँ को बता दिया जाएगा। तो माँ के विचार नहीं, उसका खाना पीना ज़्यादा मायने रखता है। उन दिनों में पोषण पर्याप्त होना चाहिए, मिनरल्स ठीक होने चाहिए, टेरेटोजेनेसिस ना हो, उसके लिए आप कोई ऐसी दवाई मार्केट से ला के न दे अंदाज से, डॉक्टर से पूछे बिना। कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन अगर लिखा हुआ भी रहता है दवाई पे, डॉक्टर भी कभी नहीं लिखता उसको, लेकिन आप मर्जी से जब दुकान से खरीद के ले आओगे तो मेडिकल वाला तो पकड़ा देता है आपको दवाई। आपने भी उसको पानी का गिलास दिया और बोले खा लो, तो उसने खा ली। अब बच्चा तो विकलांग हो गया या और कोई स्थिति हो गई। अब आप कह दोगे तुम चूंकि गलत विचार रखते थे मन में, अच्छे सीरियल नहीं देखती थी, अच्छी किताब नहीं पढ़ी, महापुरुषों की किताब पढ़ी होती तो ये शिवाजी होता भी। तो ये तो फिर खतरनाक चीज़ है ना। और सारी चीज़ों की जो जड़ है वो फिर महिला हो जाएगी कि ये इसी की वजह से ऐसा है, बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। जबकि लड़का होना, लड़की होना, कैरेक्टर, आदत, आपके चलने की आदत, बोलने की आदत, और यहाँ तक कि सोचने की आदत, याददाश्त, यानी कि प्रेम, नफरत, ये जैसे भाव, ये सब प्रोटीन्स हैं। और ये प्रोटीन लॉक हो जाती है फर्टिलाइजेशन के साथ में। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, लॉक हो जाता है वो सब सिस्टम, उसके बाद कोई काम नहीं करता। बट साइंस तो यही कहता है, लेकिन थियोलॉजी वाले और तमाम धार्मिक संस्थान और वो सब अब इसमें लगे हुए हैं। खुद हमारा संस्थान भी लगा है, कुछ कह नहीं सकते उसमें। लेकिन जितने लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, अंधविश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, किसी हद तक आप अच्छी बातचीत में रहने के लिए महिलाओं को, या तो महिलाओं को ही क्यों, पुरुषों को भी अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, उनको भी अच्छे सीरियल ही देखना चाहिए, अच्छी किताबें ही पढ़नी चाहिए।
उनको भी अच्छे चित्र देखना चाहिए। वो कुछ भी करेंगे और केवल महिला ही ठीक ठीक करेगी ऐसा तो नहीं है ना। मान लीजिए महिला ने ठीक ठीक विचार किया और शिवाजी या भगत सिंह जैसा या बच्चा भी पैदा हो गया महाराणा प्रताप का, लेकिन पिताजी को गंदा और कुछ गलत देखते हुए तो वो भी तो गंदा हो ही जाएगा ना। फिर बाद में भी तो सीखेगा कि सब गर्भ में ही सीख लेगा। तो अभिमन्यु की कहानी अपनी जगह है, पुंसवन संस्कार अपनी जगह है, गर्भ संस्कार करते रहें जो करना करें, लेकिन कम से कम मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स को, एम्स के डॉक्टर्स को और ऐसी फालतू बातें और वो सब उन झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये एक इंडिया में ये चूँकि ये चलता रहता है और वो द हिंदू में भी आ जाता है तो फिर आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का एक मुद्दा है। अब क्या होता है कि कई लोग धर्म को उतना पसंद नहीं करते इसलिए वो खुलेआम लिख देते हैं, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब भी ये नहीं कि धर्म का विरोध करो। धर्म एक तरह की फिलॉसफी है, धर्म एक साइकोलॉजी है, धर्म एक थेरेपी भी है। तो रिलीजन एक थेरेपी है, थियोलॉजी एक विश्वास है। तो आप किसी के विश्वास के साथ भी नहीं खेल सकते, बट फेथ जो है वो फेथ ही रहना चाहिए, सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए, कहीं अंधविश्वास में न बदल जाए। विश्वास अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तर्क तथ्य प्रमाण पे जितना काम करता है, इसलिए हमारे गुरुजी ने साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म पे ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया है। बाद के लोग लेके आए जो नॉन साइंटिफिक चीज़ें ज़्यादा थी, वो उतने काम करती भी नहीं है, ठीक है। और वो बाद में कई बार वो फेल भी हो जाती हैं, ज़्यादा समाज का सपोर्ट भी नहीं मिलता है तो अच्छी बात है। हम अगर आगे भी जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थियोलॉजी आगे जाती है तब भी अच्छी बात है, धर्म विज्ञान आगे जाता है तब भी अच्छी बात है, बट अंधविश्वास न बनाए। और ख़ास करके डॉक्टर तो कम से कम ये काम ना करें, ठीक है। तो एक और जो आर्टिकल था इस टाइप का, क्योंकि वो मैं बात कर ही रहा था ना बायोलॉजिकल साइंसेज वाली और जेनेटिक्स वाली तो इसलिए आया। तो चलिए इतना ही करते हैं आज, थोड़ा खांसी ज़्यादा है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वन्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की